चलो तुम्हें खान साहब बुला रहे हैं, एहसान ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। मैंने वॉस्कट पहनी और उसके साथ चल दिया। कॉरिडोर में थोड़े थोड़े फासले पर खूंखार किस्म के मुसल्ला अफराद खड़े थे। आखिरी सिरे पर वाक़े कमरे के सामने भी 2 मुसल्ला गार्ड्स थे। मैं कमरे में दाखिल होने लगा तो उनमें से एक वालेहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा और मुझसे बगलगीर हो गया। उससे गले मिलते ही मुझे एहसास हो गया कि उसने बड़े माहिराना अंदाज में मेरी तलाशी ले ली है। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, कैसे हैं आप? असल में मैं भी काफ़ी अरसा पाकिस्तान में रह चुका हूँ। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आप अपने काम में माहिर हैं। एहसान मुझे लेकर कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ फर्शी नशिस्त थी और कालीन पर सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी। गाँव तकिए का सहारा लिए एक धान पान सा मगर काफ़ी लंबा शख्स बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर ऐसा जलाल था कि नज़र नहीं ठहर रही थी। वो शलवार कमीज और वॉस्कट में मलबूस था। सर पर कराकली टोपी थी। उसे देखकर न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पास सूबा सरहद का कोई कबायली सरदार बैठा है। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही वो लोग भी खड़े हो गए जो उसके सामने नीम दायरे में मुअद्दब बैठे थे। एहसान ने बहुत अदब से नजरें झुकाकर कहा, खान साहब, ये कामरान है। मैंने खान साहब को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बाहें फैला दी और वालेहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, वालेकुम अस्सलाम। मैं उनके सीने से लग गया। उन्होंने मुझे बाहों में जकड़ लिया और शफकत आमेज लहजे में बोले, तू नर बच्चा है, नर। खान ऐसे लोगों की कदर करता है। अब तू खान की पनाह में है। उनके बाद मैंने वहां मौजूद हर शख्स से बारी बारी हाथ मिलाया और खान साहब के सामने बैठने की कोशिश की। खान साहब ने मुझे अपने साथ बिठाते हुए कहा, इधर बैठो बच्चा, इधर। उनकी शफकत और अपनायत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरसे के बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से मुखातिब किया था। खान साहब ने हैरत से कहा, ओए तू रो रहा है? ओए तेरे नाम की दहशत से तो भारतीय पुलिस की नींदें उड़ गई हैं। इंतहा पसंद हिंदू लीडरों का सुख चैन हराम हो गया है और तू रो रहा है। मैंने जवाब में कहा, ये तो तशक्कुर के आंसू हैं खान साहब। दियारे गैर में किसी गरीबुल वतन को घनी छांव मैसर आ जाए तो वो तशक्कुर ही कर सकता है। खान साहब बोले, दिल खुश कर दिया बच्चा, तू तो अच्छी खासी फारसी बोल लेता है। मैंने कोई जवाब न दिया, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इकबाल के बाद खान साहब वो दूसरे आदमी थे जिन्होंने मेरी उर्दू को फारसी कहा था। शायद मैं कई जगह इस फारसी आमेज उर्दू की वजह से शनाख्त कर लिया गया था। वहाँ के मुसलमान नौजवान भी इस किस्म की ज़बान नहीं बोलते थे। जाहिर है ये ज़बान वहाँ राइज नहीं है। मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा गुफ्तगू में फ़ारसी और अरबी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। खान साहब बहुत देर तक मुझसे बातें करते रहे। मैं उन बातों का मुख्तसर जवाब देता रहा। इस दौरान वो मुसलसल कहवा पीते रहे। उनकी वजह से मुझे भी कहवे की 3-4 प्यालियाँ पीनी पड़ी। जब गुफ्तगू में थोड़ा सा वक्फा आया तो एहसान ने मुअद्दब अंदाज में पूछा, खान साहब, आप आज रात यहीं ठहरेंगे ना? खान साहब ने कहा, नहीं। फिर कलाई की घड़ी पर नजर डालते हुए उठ खड़े हुए। बोले, 12:30 बज गए हैं। उन्होंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर कमरे में मौजूद एक शख्स से मुखातिब हुए, गुल खान, गाड़ी निकालो, अब मैं चलूंगा। वो जैसे अचानक आए थे उसी तरह अचानक वापस चले गए। उनकी गाड़ी के साथ मजीद 2 गाड़ियां थीं। उन दोनों गाड़ियों में उनके गार्ड सवार थे। उनमें से एक सुजुकी कैरी आगे थी और दूसरी उनकी गाड़ी के पीछे। उन्हें रुखसत करके मैं अपने कमरे में लौट आया था। एहसान भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया। बोला, कैसे लगे हमारे खान साहब? मैंने कहा, बहुत ज़बरदस्त, एकदम ग्रेसफुल। पाकिस्तान में इनके मुताल्लिक बहुत कुछ सुनता रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि इनसे मेरी मुलाकात भी हो जाए। आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। एहसान ने मौजू बदलते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनवाऊं? मैंने कहा, हाँ यार, इस वक्त कॉफ़ी की तलब हो रही है। कहवा तो मैं खान साहब की वजह से पीता रहा था, हालांकि कहवा मुझे पसंद नहीं था। एहसान कॉफ़ी के लिए कहने चला गया। वो वापस आया तो मैंने उससे पूछा, मुझे आज का अखबार मिल जाएगा? वो बोला, हाँ, कई अखबार मौजूद हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर जाते जाते रुक गया। बोला, मगर वो तो सब हिंदी के अखबार हैं। मैं कल से तुम्हारे लिए इंग्लिश के अखबार भी मंगवाऊंगा। फिर मुस्कुराकर बोला, आज तुम खूब सोए हो। मेरा ख्याल है फिलहाल तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। दरअसल आज मैं भी दिन में खूब सो लिया हूँ। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बकवास सुनना चाह रहे हो, मगर पहले कॉफ़ी तो पीने दो। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने कंबल जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया क्योंकि सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। एहसान भी रज़ाई ओढ़े हुए आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, हाँ, तो मैंने बात कहाँ ख़त्म की थी? एहसान ने कहा, तुम और नासिर ग्लोरिया को लेने GPO गए थे। वो दोनों तेजी से गाड़ी तक आए। ग्लोरिया पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने खिसक कर ड्राइविंग सीट नासिर के लिए छोड़ दी। नासिर ने बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। ग्लोरिया ने सर पर स्कार्फ बांधकर गहरे रंग के शीशों का चश्मा लगा लिया। गाड़ी में बैठते ही उसने मुझसे पूछा, तुम खैरियत से तो हो ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, खैरियत कहाँ है,
रात मुझे अंदाजा था कि उसके आदमी मेरे इस्तकबाल के लिए पहले ही मेरे घर पर मौजूद होंगे। मैं एहतियातन घर की तरफ नहीं गया। फिर मैंने उसे अपनी और बॉस की गुफ्तगू के बारे में बताया। ग्लोरिया उलझ कर बोली, तुमसे दुश्मनी तो समझ आती है, मगर वो मेरा दुश्मन क्यों हो रहा है? मैंने कहा, तुमसे कोई कोताही तो सरजद नहीं हुई है। वो बोली, अगर हुई भी हो तो उसका यहाँ के मामलात से क्या ताल्लुक? यहाँ का बॉस तो मुझे सजा देने का मजाज नहीं। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। ग्लोरिया नागवारी से मुझे घूरने लगी। मैंने संजीदा होकर पूछा, तुम कब से इस सिंडिकेट के लिए काम कर रही हो? ग्लोरिया ने कहा, उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी जब मैंने इस गैंग में शमूलियत इख्तियार की। मैंने कहा, उसके बावजूद तुम सिंडिकेट के तरीक़ाकार से वाकिफ नहीं हो। हेडक्वार्टर किसी भी जिम्मेदार आदमी को ये फराइज सौंप सकता है। बॉस को ऊपर से अहकाम मिले होंगे कि ग्लोरिया को रास्ते से हटवा दो। वो अपने तौर पर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। वो बोली, ठीक है, मैं बराह रास्त हेडक्वार्टर से बात करूंगी और इस शख्स को छोड़ूंगी नहीं जो यहाँ का बॉस है। ग्लोरिया ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं, फिर चौंक कर बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, जहां मैं ठहरा हुआ हूँ, आंसू गोठ में। वो गोठ शहर से काफी दूर है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुनासिब है। नासिर ने उर्दू में कहा, मगर इस वक्त हम आंसू गोठ नहीं जा रहे। मैं फिलहाल हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, अपने पोल्ट्री फार्म पर। मैंने पूछा, मगर तुम तो आंसू गोठ जा रहे थे? वो बोला, हाँ, वो जगह ज्यादा महफूज तो है, मगर वहां टेलीफोन नहीं है और तुम्हें टेलीफोन की जरूरत भी पड़ेगी। ग्लोरिया बोली, ये तुम लोग अपनी जबान में क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा, सॉरी ग्लोरिया, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि तुम्हें उर्दू नहीं आती। फिर बकिया सफर खामोशी से तय हो गया। हम तीनों ही अपने तौर पर सोच में गुम थे। मैं चौंका उस वक्त जब गाड़ी एक धचके से रुक गई। नासिर का पोल्ट्री फार्म खासे वसी रकबे पर था। उसने हॉर्न बजाया तो बड़े से आहनी गेट की जेली खिड़की खुली और हुजूर बख्श का चेहरा दिखाई दिया। नासिर को देखते ही वो फुर्ती से अंदर गायब हो गया और उसने गेट खोल दिया। अंदर दूर दूर तक मुर्गियों के लिए बड़े बड़े पिंजरे थे। रविश के किनारों पर जालीदार रुकावटें लगी हुई थीं ताकि मुर्गियां गाड़ी के नीचे न आएं। दूसरी तरफ बेशुमार मुर्गियां दौड़ती फिर रही थीं। मैं यहाँ मुतअद्दिद मर्तबा पहले भी आ चुका था। फार्म के दूसरे सिरे पर बाईं जानिब स्टाफ के लिए कमरे और दाईं जानिब 2 बेडरूम और एक सिटिंग रूम नासिर ने अपने लिए मखसूस कर रखा था। वो शहर के हंगामों से उकता कर बाज़ औक़ात हफ्ते हफ्ते भर यहीं रहता। जब नासिर ने आंसू गोठ का नाम लिया तो मुझे यहाँ का ख्याल आया था, मगर मैं ये सोच कर खामोश रहा था कि मुमकिन है नासिर ग्लोरिया को वहाँ ठहराना चाहता हो। हुजूर बख्श समेत उसके 8 मुलाजमीन मुस्तकिल यहीं रहते थे। इनमें एक मैनेजर, एक खानसामा और बकिया मुर्गियों के निगरान थे। हुजूर बख्श पोल्ट्री फार्म का चौकीदार भी था और नासिर की मौजूदगी में उसके तमाम काम भी वही करता था। नासिर अपनी गाड़ी को सीधा गैराज में ले गया। नासिर के अकामती हिस्से में एक बगली दरवाजा गैराज में भी खुलता था। जब हम इत्मीनान से अंदर जाकर बैठ गए तो नासिर ने फोन उठाया, नवाब शाह के लिए ट्रंक कॉल बुक करवा दी। मैंने ग्लोरिया से पूछा, हाँ अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया? ग्लोरिया ने कहा, वो शायद पहले से मेरे कमरे में छुपे हुए थे। मैंने हैरत से पूछा, छुपे हुए थे? क्या वो कई थे? उसने कहा, वो 3 आदमी थे। दिलावर को तो हम बीच पर बेहोश करके छोड़ आए थे, इतनी जल्दी तो वो नहीं पहुंच सकता था। शायद उसने अपने आदमियों को पहले ही मेरे होटल भेज दिया था। मैंने पूछा, तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि कमरे में और कोई भी मौजूद है? वो बोली, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ी बहुत दिलावर की तरफ से तो मोहतात थी, मगर ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ आदमी कमरे में मेरे मुंतजिर होंगे। उन्होंने फौरी तौर पर मुझ पर हमला नहीं किया। मैं लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई तो मैं एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। फिर जब हल्की हल्की नींद आने लगी तो मैं टेबल लैंप का स्विच ऑफ करके लेट गई। मैं नीम गुनूदगी में थी कि मुझे हल्की सी आहट महसूस हुई। मैंने एकदम उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसी तरह लेटे ही लेटे आंखें खोलकर कमरे का जायजा लिया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। कॉरिडोर की मध्यम रोशनी में मुझे नजर आ गया कि दिलावर कमरे में दाखिल हुआ है। दिलावर ने कमरे में दाखिल होकर आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और उसे बोल्ट करके स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। फिर उसने अचानक लाइट ऑन कर दी। उस वक्त मैंने देखा कि दिलावर समेत कमरे में 4 आदमी हैं। वो सब मेरे बेड के इर्द गिर्द खड़े थे। दिलावर के हाथ में उसका मखसूस हथियार बारीक आहनी वायर थी। मैंने लेटे ही लेटे जकंद भरी और दिलावर पर जा पड़ी। वो इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए गड़बड़ा गया। मैंने एक झटके में वायर उससे छीन ली। इस दौरान में बैक किक मारकर मैं उसके 2 आदमियों को नाकारा कर चुकी थी। फिर मैंने वायर दोनों हाथों में पकड़ी और उसका फंदा एकदम दिलावर की गर्दन में डाल दिया। तीसरे आदमी ने बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने झटका देकर दिलावर को ढाल बना लिया और उसके साथ ही से डपट कर बोली, अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगी। मैंने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। दिलावर के हलक से खरखराहट की आवाज निकली, फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने अचानक दिलावर को छोड़कर उसके एक बेहोश साथी का रिवॉल्वर उठा लिया
और तीसरे आदमी से डपट कर बोली, अपने इन दोनों आदमियों को होश में लाओ और यहां से निकल जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगी। इससे पहले कि वो उन्हें होश में लाता, वो दोनों खुद ही कराहते हुए होश में आ गए। मैंने उनसे कहा कि यहां से दफा हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने दिलावर की तरफ तवज्जो दी। वो अभी मरा नहीं था, बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था। मैंने दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में झांका, वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मैं दिलावर को घसीटती हुई लिफ्ट तक ले गई। उसे लिफ्ट में ठूंसने के बाद मैं खुद भी लिफ्ट में दाखिल हो गई और दरवाजा इतना खुला रहने दिया कि लिफ्ट नीचे या ऊपर न जा सके। फिर मैंने उसी तार से दिलावर का सर जिस्म से अलहदा कर दिया। बाहर निकलकर लिफ्ट का दरवाजा बंद किया। मेरे लिबास पर भी खून के धब्बे पड़ गए थे। मैंने फुर्ती से कपड़े बदले और दोबारा कॉरिडोर में निकल आई। लिफ्ट अभी तक उसी फ्लोर पर खड़ी थी। मैं दूसरी लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर पर गई और उस लिफ्ट को ऊपर कॉल कर लिया जिसमें दिलावर की लाश थी। मैं नहीं चाहती थी कि कत्ल का शुबा मुझ पर किया जाए। वैसे मुझे तुम्हारी पुलिस से ये उम्मीद नहीं है कि वो इतनी जल्दी कुछ कर सकेंगे। नासिर हैरत से आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रहा था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये नाजुक अंदाम और खूबसूरत दोशीज़ा इतनी खूंखार भी हो सकती है। मैंने कहा, मेरा ख्याल ये है ग्लोरिया के दिलावर इत्तेफाकिया तौर पर तुम्हारे पीछे नहीं लगा। उसे ये काम बाकायदा सौंपा गया था, वरना उसके आदमी तुम्हारे कमरे में पहले से मौजूद ना होते। वो बोली, पहले मेरा भी यही ख्याल था कि दिलावर ने मुझ पर हमला किया है, मगर इस वाक़े के बाद मैं भी यही सोचने पर मजबूर हूँ कि ये सब कुछ तयशुदा मंसूबे के तहत था। फिर वो कुछ सोच कर बोली, मगर ऐसा कौन कर सकता है। अचानक फोन की घंटी बज उठी। नासिर ने रिसीवर उठाया। उसकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ कि वो अपने बाबा से बात कर रहा है। टेलीफोन से फारिग होकर उसने कहा, मैंने किसी भी खतरे से निमटने के लिए गोट से 3 बेहतरीन आदमी बुलाए हैं। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा बॉस कितने पानी में है। मैं उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में हंसने लगा। वो शायद बॉस को कोई छोटा मोटा बदमाश समझा था। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुम बॉस से बात करो, देखें वो क्या कहता है। टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसका कर वो बॉस का नंबर डायल करने लगी। फिर तहक्कुमाना लहजे में बोली, पुट मी थ्रू टू बॉस। फिर शायद फौरन ही बॉस लाइन पर आ गया। ग्लोरिया ने सर्द लहजे में कहा, हेलो। ग्लोरिया स्पीकिंग। मैं कहाँ हूँ भाई? अपने होटल में हूँ। और कहाँ हूँ? इस वक्त मैं जनरल पोस्ट ऑफिस से बोल रही हूँ। फिर वो लहजा बदल कर इंतहाई सर्द अंदाज में बोली, बॉस, तुम्हें अपने आदमी के कत्ल की इत्तला तो मिल चुकी होगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने उसे मेरे पीछे क्यों लगाया था। मरने से पहले दिलावर ने खुद मुझे बताया था कि उसे मेरे कत्ल का हुक्म बॉस ने दिया है। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। मेरे कत्ल की साजिश किसने की थी? कम टू द पॉइंट। ग्लोरिया का लहजा सख्त हो गया। यस और नो। ठीक है, मैं भी तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। मुझे जनरल पोस्ट ऑफिस से पिक कर लो। ये कहकर उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। गुस्से के मारे उसका चेहरा मस्ख हो रहा था। बोली, मैं तो इसे जहन्नम रसीद कर दूंगी। ये समझता क्या है? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और एक बार फिर टेलीफोन पर कोई नंबर डायल करने लगी। दूसरा फोन उसने एयरलाइन के ऑफिस करके अपनी सीट कैंसिल करवाई। इसका मतलब था कि वो फिलहाल वापस नहीं जा रही। उसने मुझसे कहा, सुनो कामरान, मैं आज रात में किसी वक्त ओवरसीज कॉल करके ग्रैंड मास्टर से बात करूंगी। अगर उसने मुझसे एक्सक्यूज कर लिया तो ठीक है, दूसरी सूरत में इन सब के लिए मैं तबाही का पैगाम बन जाऊंगी। मैंने तज़हीक आमेज लहजे में कहा, ग्रैंड मास्टर तुमसे एक्सक्यूज करेगा? ये कोई अंधों बहरों की तंजीम नहीं है ग्लोरिया, जो ग्रैंड मास्टर तुमसे एक्सक्यूज करेगा। ग्लोरिया की आंखों से गोया शोले निकलने लगे। उसने बिफर कर कहा, तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। मैं आज रात ग्रैंड मास्टर से बात कर लूं, फिर तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। मैंने उसे मजीद छेड़ना मुनासिब न समझा। उसने अपने शोल्डर बैग की जेब से एक डायरी निकाली और उसकी वरक गर्दानी करने लगी। पूरी डायरी मुख्तलिफ नामों और फोन नंबरों से भरी हुई थी। वो बॉल पॉइंट से कुछ मखसूस नामों को अंडरलाइन करने लगी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। इस दौरान में नासिर उठ कर चला गया था। थोड़ी देर के बाद उसका मुलाजिम हुजूर बख्श कॉफी ले आया। उसके पीछे नासिर भी था। ग्लोरिया अपने काम में इतनी महव थी कि उसकी कॉफी ठंडी हो गई। नासिर ने हुजूर बख्श को बुलाकर दूसरी कॉफी लाने को कहा। डायरी के बहुत से नामों को अंडरलाइन करने के बाद उसने डायरी बंद कर दी और नासिर से बोली, यहाँ कॉफी के अलावा भी कुछ पीने को मिल सकता है? नासिर ने हंसकर कहा, जी हाँ, चाय, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक, सादा पानी, सब कुछ है। हालांकि वो उसका मतलब अच्छी तरह समझ गया था। ग्लोरिया मेरी तरफ मुड़कर बोली, अपने दोस्त को बताओ कि मैं क्या पीना चाहती हूँ। उसकी बात पर मैं और नासिर दोनों हंसने लगे। नासिर ने संजीदगी से कहा, विस्की फिलहाल तो यहाँ नहीं मिलेगी, मगर मैं शाम तक इंतजाम कर लूंगा। ग्लोरिया ने शाने उचकाए और कॉफी पीने लगी। मेरी नजरें उसकी डायरी पर जमी हुई थी। मुख्तलिफ नाम, टेलीफोन नंबर्स और एड्रेस देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये डायरी बहुत अहम है। मैंने सोचा अगर किसी तरह ये डायरी मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए।
फिर मुझसे रहा न गया और मैंने ग्लोरिया से पूछ ही लिया, इस डायरी में क्या है ग्लोरिया जो तुम इतने इन्हिमाक से इसे पढ़ रही हो? वो बोली, इस डायरी में सिंडिकेट के तमाम सरकर्दा अफराद के नाम और पते हैं। मैं उन नामों को अंडरलाइन कर रही हूँ जो मेरा साथ दे सकते हैं। मैंने तजाहुल से काम लिया, कहा सिर्फ पाकिस्तान में इतने अफराद हैं? वो मुंह बनाकर बोली, सिर्फ पाकिस्तान में? इसमें पूरी दुनिया के सरकर्दा मेंबर्स के कवायफ हैं। मैंने कहा, और इसमें तुम्हारे मुतवक्के मददगार कितने हैं? उसने पुरख्याल लहजे में कहा, 100 से ज्यादा ही हैं। फिर कुछ सोच कर बोली, यहाँ के मकामी बाशिंदों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं क्या? मैंने झुंझला कर कहा, मैं कोई उचक्का या बदमाश नहीं हूं जो बदमाशों से ताल्लुकात भी रखूं। मुझे उसकी बात पर वाकई गुस्सा आ गया था। वो हंसने लगी, बोली, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ किराए के बदमाशों से काम लेना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बदमाशों से दोस्ती भी हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बदमाशों से दोस्ती तो है, आखिर तुम भी तो खुद को मेरा दोस्त कहती हो। बोली, अच्छा, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम शहर के किसी बदमाश को जानते हो तो फोन करके उसे यहाँ बुला लो। मजीद आदमियों का बंदोबस्त वो खुद ही कर लेगा। मैंने उलझ कर कहा, मुझे बताओ तो कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? वो बोली, मैं सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहती हूँ। नासिर ने कहा, आपको सिर्फ मैन पावर की जरूरत है। उसके लिए क्या जरूरी है कि किराए के बदमाश ही इस्तेमाल किए जाएं? रात तक मेरे 3 आदमी यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर ये हुजूर बख्श है, कामरान है, मैं हूँ और ग्लोरिया ने पूछा, मिस्टर नासिर, आप हमारा साथ देना चाहते हैं? फिर बोली, बात ये नहीं है, असल में आपको अंदाजा नहीं है कि ये लोग कितने खबीस हैं। नासिर बोला, कामरान मेरा दोस्त है और अब मैं इस मौजू पर कुछ नहीं सुनूंगा। ग्लोरिया ने कहा, मेरा ख्याल है कामरान, मिस्टर नासिर के आदमियों से भी काम चलाया जा सकता है। हमें फिलहाल कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें तरबियत याफ्ता अफराद की जरूरत हो। मैंने पूछा, तुम्हारे जहन में क्या है, कुछ बताओ तो। ग्लोरिया ने कहा, मैं बॉस को जिक्र पहुंचाना चाहती हूँ। मैंने उलझ कर कहा, मगर कैसे? वो बोली, इसका इल्म शायद तुम्हें भी नहीं है कि बॉस की बीवी कहाँ रहती है। मैंने हैरत से कहा, कहाँ रहती है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि बॉस शादीशुदा है। मुझे तो बॉस का असल नाम भी मालूम नहीं। ग्लोरिया बोली, तुम तो वाकई बहुत मिस्कीन आदमी हो। अब तुम कहोगे कि मुझे तो अपना नाम भी नहीं मालूम। मैंने मुंह बनाकर कहा, तंज मत करो, मैंने आज तक जरूरत ही महसूस नहीं की, वरना बॉस भी इसी शहर में रहता है। ये सब कुछ मालूम करना मुश्किल था क्या? ग्लोरिया हंसकर बोली, अच्छा, गुस्सा छोड़ो, मेरा प्लान ये है कि मैं बॉस की बीवी को उठा लूंगी। उसने यूं कहा जैसे कोई मामूली चीज उठाने की बात कर रहे हो। फिर बोली, उसने अभी हाल ही में शादी की है और मैंने सुना है कि लव मैरिज है। वो अपनी बीवी को बहुत चाहता है। मैंने कहा, मगर उसे अगवा करके हमें क्या फायदा पहुंचेगा? वो झुंझला गई, बोली, तुम तो बिल्कुल अहमक हो। वो सारे शहर में नाचता फिरेगा, फिर मैं अपनी शराइत पर उसकी बीवी को रिहा करूंगी। मैंने कहा, लेकिन ग्लोरिया, ये तरीका। ग्लोरिया ने तल्ख लहजे में कहा, वो कोई नेक आदमी नहीं है, वो खुद भी दूसरों के साथ यही हरकतें करता रहा है। नासिर ने पूछा, उसकी बीवी कहाँ रहती है? ग्लोरिया ने वही डायरी खोली जिसमें लोगों के नाम पते दर्ज थे। फिर सफ़े पलटने के बाद एक सफ़ा देखते हुए बोली, वो केडीएस स्कीम नंबर 1 में रहती है। इस नाम नेहाद बॉस ने अपना एड्रेस खास आदमियों से भी पोशीदा रखा है। ये तो मैंने अपने जराए से मालूम किया है। फिर वो जमाई लेकर बोली, मिस्टर नासिर, आपके आदमी कब तक पहुंच जाएंगे? नासिर बोला, वो लोग रात को 7:30-8 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे। मैंने कहा, मगर इस काम में इतनी भीड़ भाड़ की क्या जरूरत है? ये काम तो हम दोनों में से कोई भी तनहा कर सकता है। वो बोली, उन आदमियों की जरूरत अभी नहीं है, बॉस की बीवी को हम तनहा ही अगवा करेंगे। अभी बस एक कप कॉफी और पी लें, फिर चलते हैं।